हेलो स्टूडेंट्स। हमने जैसा कि कहा था लास्ट लेक्चर में कि मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पर। आप सभी लोग बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एक बार क्लासरूम में पढ़ चुके हैं और हमें लगता है कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बुक के द्वारा पहले एक बार थ्योरी को थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपका एमसीक्यू पढ़ना काफ़ी आसान हो सके। हम यहाँ पर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का इस पर आधारित हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग कंप्लीट मीट्रिक स्पेस जानते हैं। जब हम लोग मीट्रिक स्पेस को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मीट्रिक स्पेस के अंदर एक जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है जैसे काशी सीक्वेंस वो हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होता है, ठीक है, और कन्वर्जेंट हमेशा काशी होता है। तो एक ऐसा स्पेस जहाँ पे हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करने लगे उसी स्पेस के अंदर, ऐसे स्पेस को हम लोग कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का यही डेफिनेशन होता है, ठीक है। चाहे कोई भी काशी सीक्वेंस उस स्पेस में ले लीजिए और अगर उसी स्पेस के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करने लगे तो आपका जो स्पेस है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहा जाता है। इसके पहले हम आप सभी लोगों को टेंसर पर कुछ वीडियो दे चुके हैं। मीट्रिक स्पेस के बेसिक कंसेप्ट पर हम 2 वीडियो दे चुके हैं। एक वीडियो आपको काउंटेबिलिटी एक्सियोम्स पर दिए हुए हैं, आप उसको जरूर पहले देख लीजिए, ठीक है। फिर आप कंप्लीट पर देखिए। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के बाद अब हमें सोच रहे हैं कि कंपैक्टनेस और कनेक्टेडनेस को कंबाइन करके एक वीडियो दें और एक लिमिट कंटिन्यूटी का। फिर आपको हम असाइनमेंट कुछ प्रॉब्लम दे देंगे, प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा जो है सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू पर। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि द सीक्वेंस -1 के पावर n ईच। देखिए सीक्वेंस आप सभी लोग जानते हैं कि सीक्वेंस कुछ और नहीं होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है और आप सबको मालूम है जो फंक्शन होता है वो नेचुरल नंबर से होता है और यहाँ कोई भी सेट हो सकता है। एक्स हमने बताया था कि यहाँ पर जो भी सेट होता है अगर आर होगा तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगा, सी होगा तो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एन होगा तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होगा, जेड होगा तो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर होगा। मतलब यहाँ तो फिक्स होता है कि नेचुरल ही होगा, लेकिन यहाँ जैसा सेट होगा उसी के अनुसार सीक्वेंस का नाम होता है। तो यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस दिया है। सीक्वेंस का मतलब यह है कि जैसे 1 जाएगा यहाँ मैप करेगा, है ना, तो 1 जब पहुँचेगा तो एफ ऑफ 1 बनेगा और एफ ऑफ 1 का नाम हम लोग क्या रख देंगे, A1 रख देंगे, सीक्वेंस का पहला टर्म। ऐसे 2 जाएगा तो F2 बनेगा अर्थात सीक्वेंस का दूसरा टर्म, सीक्वेंस का तीसरा टर्म, सारे टर्म बनेंगे। अच्छा यहाँ पे n को आप 1 2 3 बदलते चले जाइए तो आप देख पा रहे होंगे, सीधी सी बात है, बहुत जाना पहचाना है। आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रियल में भी कई बार देखे होंगे। अगर 1 रखेंगे तो सीक्वेंस की वैल्यू -1 बनेगी, अगर आप 2 रखेंगे दूसरा टर्म सीक्वेंस का निकालेंगे तो +1 बनेगा, तीसरा टर्म निकालेंगे तो फिर -1 बनेगा, चौथा टर्म निकालेंगे फिर +1 बनेगा। कहने का मतलब जो सीक्वेंस का टर्म है बस यही -1 +1 -1 +1 हो रहा है। इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट हैं, एक तो -1 है और एक कौन है, +1 है। अगर एग्जाम में पूछे कि द सीक्वेंस दिस हैज या द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस ईच, तो इसके 2 लिमिट पॉइंट है, कौन कौन, -1 और +1। समझ गए, 2 लिमिट पॉइंट है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज तब करता है जब उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है। तो क्या ये कन्वर्ज करेगा, नहीं ना करेगा। सो ये जो सीक्वेंस है आपका एक कन्वर्जेंट नहीं है और बार बार 2 लिमिट पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, -1 कभी हो रहा है कभी +1 हो रहा है। इसीलिए आपका ये जो भी सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। बाउंडेड इसलिए होगा क्योंकि इसके रेंज में जितने भी नंबर आ रहे हैं 2 ही नंबर आ रहे हैं, या तो -1 या तो +1, तो आपका बाउंडेड है ही। आप देख ही पा रहे हैं, अगर आप इसमें सेट बनाइए, इसका रेंज सेट बनाइए तो रेंज सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है और एक +1 आ रहा है। आप जानते हैं किसी भी सीक्वेंस की बाउंडनेस की जो बात करते हैं हम, उसका रेंज डिसाइड करता है कि सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है। तो रेंज में 2 ही एलिमेंट है, -1 और +1, और ये सेट कैसा है, बाउंडेड है। दैट्स वाई आपका सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। आप जानते हैं हर सीक्वेंस के बाउंडनेस की पहचान उसके रेंज से होती है।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह सीक्वेंस बाउंडेड होता है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होता है। काउंटर एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जब कहा जाता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, में ये एग्जाम्पल भी बनता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की क्या क्या खासियत है, एक तो ऑसिलेटरी है, एक तो बाउंडेड है, एक तो इसके पास 2 लिमिट पॉइंट है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में जानेंगे तो कोई प्रश्न बनेगा तो बता देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द सीक्वेंस 1/n इज, बहुत जाना पहचाना सा सीक्वेंस है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस के टर्म्स को लिखना शुरू करें तो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे नेचुरल नंबर में पहला टर्म तो 1 आएगा, n की जगह 2 रखें तो 1/2 आएगा, 3 रखें तो आपका जो तीसरा टर्म इसका मिलेगा आपको 1/3 आएगा। ऐसे अगर आप 4 रखिए तो इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म 1/4 आएगा, है ना। ऐसे डाट डाट आप n की वैल्यू रखते चले जाइए और ये वैल्यू कहाँ तक रखेंगे, चूँकि ये वैल्यू नेचुरल नंबर से रखना है, वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक, अच्छा, तो यही आपका जो है ये सीक्वेंस आपका बन गया। अच्छा, इसके रेंज सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सब डिस्टिंक्ट ही हैं तो रेंज में सब आएगा, 1, 1/2, है ना। और एक्चुअली सीक्वेंस का जो रेंज होता है जब सारे पॉइंट अलग हैं तो सेट में सब के सब आएंगे, 1/3 ये सब का सब आप देख पा रहे होंगे, 1/4 ये आपका रेंज सेट है। हालांकि हमको रेंज सेट की बहुत खास ज़रूरत है नहीं अभी यहाँ पर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सीक्वेंस सभी लोग जान रहे हैं कि क्या है। इसको अगर आप रियल लाइन पे देखिए तो रियल लाइन पे देखिए तो जब पहला टर्म है तो इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये वैल्यू 1 है, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 0 है आपका। ठीक, अच्छा, इसके बाद दूसरा टर्म 1/2 है, मतलब यहाँ पे है, तीसरा टर्म 1/3 है, इसके पहले होगा, फिर 1/4 है, इसके पहले होगा, फिर 1/5 इसके पहले होगा, 1/6 और इसके पहले होगा, 1/7 और पहले होगा। 1/ जितना बड़ा ज़्यादा नंबर आप लगाएंगे, है ना, अगर ऐसे चलते चलते कभी ये भी आया होगा 1/2021 तो ये 0 के और करीब होगा, और भी नीचे बड़ा नंबर हुआ होगा तो 0 के और करीब आया होगा। क्या 0 को क्रॉस करके चला जाएगा? कभी नहीं। चाहे नीचे कितना भी बड़ा नंबर आप बनाएंगे उतना ही 0 के पास चिपकता हुआ चला जाएगा, 0 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और एक और ख़ास बात देखिए, चाहे n की कितनी भी बड़ी वैल्यू आप पुट कर देंगे कभी ये वैल्यू 0 भी नहीं आएगी, क्योंकि n इक्वल टू इनफाइनाइट पे ही तो 0 आएगा, इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी होता है। तो चाहे आप यहाँ कितना भी बड़ा नंबर पुट करते जाएंगे ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये 0 के समीप होती हुई चली जाएगी। कहने का मतलब 0 के पास बहुत ही जो सीक्वेंस के हैं जो टर्म्स हैं ना बहुत ही हाईली डेंस होंगे। मतलब अगर इसको सेंटर मान के एक छोटे रेडियस का भी अगर आप ओपन स्फीयर ड्रा कर देंगे तो इस ओपन स्फीयर में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन हो जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में यह हुआ कि 0 जो होगा ये लिमिट पॉइंट होगा किसका? सीक्वेंस का, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसके 0 के हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन हैं 0 के सिवाय, हालांकि 0 इसका मेंबर भी नहीं है तो 0 की सिवाय यहाँ पे हम कह दे रहे हैं बाय डेफिनेशन, लेकिन नहीं कहेंगे तो भी काम चल जाएगा, इनफाइनाइट मेंबर कंटेन है। दैट्स वाई इसका जो एक लिमिट पॉइंट है वो कौन सा है? 0 है। तो सीक्वेंस के पास कितने लिमिट पॉइंट है? एक लिमिट पॉइंट, नाम क्या है? 0। दूसरी बात देखिए, जब आप इसको रियल लाइन पे बना रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि बड़ी वैल्यू 1 है और छोटी वैल्यू जो है बहुत हो रहा है तो 0 के करीब आ रहा है, मतलब 0 के बगल में ही है। तो इसका जो लोअर बाउंड है वो कौन होगा? 0 होगा। अपर बाउंड कौन होगा? 1 होगा। और जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल गया तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। तो आपका सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड है। कन्वर्जेंट क्यों है? कन्वर्जेंट इसलिए है क्योंकि इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है और नाम क्या है इसका? 0। 0 के सिवाय इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, बाकी के सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट इसलिए हुआ बिकॉज इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो आपका सीक्वेंस क्या होगा? बाउंडेड होगा और कन्वर्जेंट होगा। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप इस सीक्वेंस के बारे में निकाल सकते हैं? यही कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? 0 पे कन्वर्ज करेगा। और क्या इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में निकाल सकते हैं? इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप निकाल सकते हैं? ठीक है, इसका जो सुप्रीमम है, इसके रेंज सेट का सुप्रीमम वो 1 है और इन्फिनिमम क्या है आपका? 0 है। ये सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट।
द सीक्वेंस 1 - 1/n इज, ये तो हमें लगता है अब आप लोग खुद कर पाएंगे कि यह सीक्वेंस कैसा होगा। इस बार सीक्वेंस के अगर आप टर्म्स को लिखना शुरू करेंगे तो पहला टर्म 1, और जब यहाँ 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो सीक्वेंस का पहला टर्म आ जाएगा 0। सीक्वेंस का दूसरा टर्म रखेंगे तो 1 - 1/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका हाफ। तीसरा टर्म अगर आप रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो आपका क्या होगा 2/3 होगा। ठीक है, तो आपका जो टर्म होगा वो आपका कितना हो जाएगा 2/3। ऐसे इसके टर्म्स लगातार बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं। अगर आप इसको रियल लाइन पे बनाने की कोशिश करिए तो देखिए समथिंग आपका यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 0 होगा, और इसके बाद सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास हाफ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब n की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। n जब बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब ये वैल्यू आगे चल के हमेशा छोटा होता हुआ चला जाएगा, और एक में से मतलब उतना ही छोटा क्वांटिटी घटता रहेगा, अर्थात ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा लगातार बढ़ती हुई नज़र आएगी। जैसे पहले आपका यहाँ पे जब 1/2 घटा तो आपका यहाँ पर 1/2 आया, अब इस बार 1/3 घटेगा, है ना, तो वैल्यू क्या होगा आपका 2/3 आएगा। आप इन दोनों में देख भी सकते हैं कौन बड़ा है। आप यहाँ पर देखिए 0.5 होगा आपका, और ये आपकी वैल्यू क्या होगी, ये आप अगर आप देखेंगे तो 0.6 होगा, है ना, तो 2/3 इधर पहुँच रहा है। ठीक है, अच्छा, और आगे की तरफ इसके बाद अगला टर्म अगर आप लिखेंगे तो और आगे पहुँचेंगे। भाई जैसे जैसे n को बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू लगातार छोटी होती चली जाएगी, और छोटे होते होते एक समय आएगा बिल्कुल 0 के करीब हो जाएगा, और 0 के करीब होगा तो ओवरऑल क्या होगा, 1 में से लगभग 0 घटेगा, और लगभग 0 घटेगा मतलब 1 के पास आप पहुँच रहे हैं। मतलब लगातार ये सीक्वेंस ऐसे इधर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, और मैक्सिमम कहाँ ये पहुँचेगा, 1 के पास पहुँचेगा। ठीक है, 1 कभी पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये ओवरऑल 0 होगा तभी ना 1 होगा, और ये ओवरऑल 0 तभी होगा जब ये इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी होता है। तो इसीलिए लगातार ये कोशिश कर रहा है 1 की तरफ पहुंचने का, पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए तो सीक्वेंस आपका 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा, 1 तक। तो लोअर बाउंड डिसाइडेड है 0 और अपर बाउंड डिसाइडेड है कितना, 1। तो आपका लोअर बाउंड भी डिसाइडेड है और अपर बाउंड भी डिसाइडेड है। सो आपका ये जो भी सीक्वेंस है वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। अच्छा, एक कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, लगातार ये बढ़ते हुए जा रहा है, और कहाँ किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, तो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है ना, तो इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा, 1 होगा। तो इसका लिमिट पॉइंट कौन है यहाँ पर, यह 1 इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो आपका ये जो सीक्वेंस, और एक ही लिमिट पॉइंट है 1 केवल, तो ये बाउंडेड और कन्वर्जेंट है। यहाँ 1 की जगह कोई भी नंबर लिखा रहता, 2021, 2020 जो भी नंबर लिखा रहता वहीं पे सीक्वेंस कन्वर्ज करने के लिए जाता। समझ गए बात। जानते हैं इस तरह का सीक्वेंस बड़ा यूजफुल होता है। जैसे अगर आप चाहते हैं रियल लाइन पे किसी मनचाहे पॉइंट पे कन्वर्ज करना, जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि आप जो है 6 पे कन्वर्ज कराना चाहते हैं कोई सीक्वेंस, तो क्या करिए यहीं पर 6 बना दीजिए, 6 - 1/n टाइप का आपको एक सीक्वेंस en ले लीजिए। तो ये जो सीक्वेंस बना ना, ये कहाँ किस पे कन्वर्ज करेगा, 6 पे। मतलब इस टाइप के सीक्वेंस के द्वारा आप किसी भी मनचाहे नंबर पे पहुंच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, एक तो इन्फॉर्मेशन ये मिला कि इसका एक लिमिट पॉइंट है 1, दूसरा इन्फॉर्मेशन मिला है बाउंडेड है, जिसका लोअर बाउंड है 0 और अपर बाउंड क्या है आपका 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज आर। कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है इसके कुल कितने लिमिट पॉइंट होंगे। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है 1/n, इसके कुल कितने लिमिट पॉइंट होंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 1/n का केवल एक लिमिट पॉइंट होता है, और कौन होता है वो 0 होता है। ध्यान देना, यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, मतलब आपको गिन के बताना है कितने होंगे, ये नहीं बताना है कौन होगा। कौन होगा और कितने होगा में अंतर होता है। समझ गए बात। कह रहा कि नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, बताइए सीक्वेंस के कुल कितने लिमिट पॉइंट हैं। तो एक लिमिट पॉइंट है, नाम क्या है उसका, 0। तो आपसे नाम नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितने लिमिट पॉइंट है, गब्बर सिंह जैसा कितने आदमी थे, है ना। ये थोड़ी जानना चाह रहा है कि कौन था। तो अगर ये पूछता कि
कौन सा लिमिट पॉइंट क्या होगा इसका, तब आप जीरो आंसर मारते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी या नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, तो आप आंसर एक मारेंगे क्योंकि एक लिमिट पॉइंट है, नाम क्या है उसका, जीरो। समझ गए। तो कई बार कन्फ्यूजन में, ये बी नहीं हमने ऑप्शन मारा ए, कई लोग कन्फ्यूजन में जीरो मार देंगे कि इसका लिमिट पॉइंट तो जीरो होता है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस इज, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रूफ भी बड़ा आसान होता है, हम प्रूफ यहाँ करेंगे नहीं, आप जानते हैं, अपनी कॉपी में नोट भी किए हैं। लेकिन आपको ये बात मालूम होगा कि जो बाउंडेड होता है वो कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं होता है। और काउंटर एग्जाम्पल आप लोग बार बार लिखते हैं -1 के पावर n। तो जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं मीट्रिक स्पेस में, वो कैसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं। अगर ये चर्चा मीट्रिक स्पेस में नहीं करता ना, तो ये कन्वर्जेंट काशी भी होता, क्योंकि आपने पढ़ा है बीएससी सेकेंड ईयर के रियल एनालिसिस में, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी एंड एवरी काशी इज कन्वर्जेंट। लेकिन मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हालांकि यहाँ पे काशी हो जाएगा क्योंकि काशी कन्वर्जेंट नहीं होता, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी भी होता है मीट्रिक स्पेस में, तो यहाँ पे काशी भी सही हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा बदल देना चाहिए था। यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस में आपका बाउंडेड भी होता है और काशी भी होता है, दोनों होता है। अगर एक काशी होता है यहाँ पर लिखा हुआ, तब केवल बाउंडेड होता। ठीक है ये बात। अच्छा, आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को बल्कि यहाँ से आप काशी को चेंज करके यहाँ पे ऐसे इसको बना दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, बाउंडेड एंड काशी बोथ होगा, ये वाला आंसर आप मारिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, हमने सोच के जो भी बनाया है क्वेश्चन ठीक बनाया है। आप देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करिए, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कोई मीट्रिक स्पेस है, उसके अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात पूछ रहा है। यहाँ पे कन्वर्जेंट पहले लिख दिया है ना, तो जो कन्वर्जेंट होता है वो बाउंडेड भी होता है और काशी भी होता है, दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ काशी लिखा होता तो केवल बाउंडेड होता, वो कन्वर्जेंट नहीं होता, क्योंकि मीट्रिक स्पेस में हर काशी हमेशा कन्वर्ज नहीं करता है, और कन्वर्ज करता है तो क्या हो जाता है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो जाता है। तो दोनों सही होने का मतलब ऑप्शन नंबर सी मारिए आप, क्योंकि सी में दोनों एक साथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करा इफ एवरी काशी सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट द स्पेस इज। अब ये भी हमने जब शुरू किया इस लेक्चर को तभी बताया कि अगर किसी काशी सीक्वेंस में कि कोई भी, अगर हर काशी सीक्वेंस किसी मीट्रिक स्पेस में कन्वर्ज करने लगे तो स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, चूज इनकरेक्ट, जब इनकरेक्ट बोले तो हमने कई बार आपको समझाया है, पहले आप इनकरेक्ट वाले लाइन को अंडरलाइन कर लिया करिए। कह रहा है कि चूज इनकरेक्ट ऑप्शन इन ए मीट्रिक स्पेस, किसी मीट्रिक स्पेस में आप इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मीट्रिक स्पेस में ये कहना गलत है, हर काशी सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज नहीं करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है, यह कहना इसका सही है। कह रहा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी सही है। एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी सही है। तो कौन गलत है, पहला। आपको क्या चूज करना था, इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट कौन मिला, ए मिला, इसीलिए बाकियों को हटा दीजिए। ठीक है, इनकरेक्ट की वजह से जो गलत है वही सही हो गया। क्लियर है पूरी बात। क्वेश्चन नंबर 8, करा इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमने कई बार लेक्चर में भी बताया है, लेक्चर देते टाइम भी, कि अगर मीट्रिक स्पेस की चर्चा आरडी में करें, आरडी में करने का मतलब यूजुअल मीट्रिक स्पेस में करें, तो यहाँ देखिए बिल्कुल यह वैसे ही होगा जो जो थ्योरम आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है। जैसे ही मीट्रिक स्पेस को आप यूजुअल करेंगे, सारे रियल एनालिसिस वाले थ्योरम होल्ड करने लगेंगे। तो रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा है कि हर काशी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, ये सही कह रहा है। हर कन्वर्जेंट क्या होता है, काशी होता है, क्योंकि जब रियल एनालिसिस की बात होती है तो काशी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ में होते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ए वाला ऑप्शन आप मार दीजिए। ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है
लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, एक्स डी क्या है, कोई एक मीट्रिक स्पेस है। फिर क्या कह रहा है, लेट एफ एन बी अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स। एफ एन क्या है, आपका नेस्टेड सीक्वेंस है। हमने क्लास में बताया था नेस्टेड सीक्वेंस क्या होता है, और आपके माइंड पे होगा भी नहीं होगा तो आप एक बार अपना नोटबुक खोल के देख लीजिए। बी अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स सच दैट, जो डायामीटर है एफ एन का, डायामीटर किसका, एफ एन का, इस सीक्वेंस का, वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जैसे जैसे यानी एन जो है आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है देन एक्स इज कंप्लीट, तो कह रहा है कि जो आपका स्पेस एक्स है वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस कंसिस्ट ऑफ, अगर आप लोगों में से कुछ लोग मीट्रिक स्पेस को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे शुरू में, जब तक एमसीक्यू का चर्चा नहीं हुआ था, तो आपको मालूम होगा कि एक बड़ा फेमस थ्योरम था जो हर साल आता है, स्टेट एंड प्रूफ कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। एक कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट है, पहले आता था स्टेट एंड प्रूफ कैंटर्स स्टेटमेंट थ्योरम। तो सोचिए उस टाइम आपको ये पूरा याद रहता, इसको लिखते भी हो आप, इसका प्रूफ भी करते, और आपने देखा होगा इसके स्टेटमेंट में फाइनली लिखा होता है कि जब ये कितना पॉइंट कंटेन करता है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो सीधे सीधे स्टेटमेंट होने के नाते आपका आंसर क्या है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इस बात को ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली वाले को, अदरवाइज आप कोई दूसरा आंसर मार देंगे, क्योंकि सब में 1 पॉइंट ही लिखा है, यहाँ एटलीस्ट लिखा है, यहाँ एटमोस्ट लिखा है। आपका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकेंड कैटेगरी, हर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस सेकेंड कैटेगरी का होता है। एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कैसा होता है, सेकेंड कैटेगरी का होता है। किसने कहा था, ये बेयर्स कैटेगरी थ्योरम है, साफ साफ आपको झलक रहा होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, स्टेट एंड प्रूफ बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। बेयर साहब क्या कहते हैं, एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकेंड कैटेगरी, सो दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ बेयर्स। तो ये आपका बेयर्स का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमने इस पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे हमने उसमें सब सीक्वेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो आप देख लीजिएगा कि जैसे कोई सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज करता है तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर कोई सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज करता है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्ज करने लगती हैं, और वही कन्वर्ज करती हैं जहाँ पे पूरा सीक्वेंस करता है। लेकिन सब सीक्वेंस के कन्वर्ज कर जाने से सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए, ये बात ज़रूरी नहीं होता है। तो इसको कहीं आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसकी जितनी सब सीक्वेंसेस हैं पक्का कन्वर्ज करेंगी, और बिल्कुल वही कन्वर्ज करेंगी जहाँ पे उसका पेरेंट वाला सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। जबकि अगर कोई सब सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज कर रही है तो यह इस बात को मजबूर नहीं करेगा कि सीक्वेंस भी वहीं जाके कन्वर्ज करे। बात समझ गए? तो इस वाले सेंटेंस से अभी हमने जो बोला, इससे आपके प्रश्न 1-2 और बन सकते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को ट्राई करिए और अच्छे से पढ़िए, नोटबुक को दोबारा से एरो बना बना करके एक एक लाइन में आंसर लिखना सीखिए, आपका अच्छा पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस के साथ।